कल कहाँ तक किया अपन ने? रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 7 तक कर लिया था ना. सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 से हमने स्टार्ट किया था. डेफिनेशन ऑफ एन असेसी, पर्सन अगेंस्ट whom any proceeding has been undertaken under the Income Tax Act for income of that person or any other person or loss sustained by him or any other person or refund due to him or any other person, includes person deemed to be an assessee and person deemed to be an assessee in default. 2 subsection 9, definition of assessment year, 12 months starting from 1st April to 31st of March. अपने एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 है. प्रीवियस ईयर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3. प्रीवियस ईयर इज 12 मंथ्स प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर. फर्स्ट ईयर में इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स. अपने लिए 2023-24. कुछ ऐसे केसेस है जहां पे प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम होता है. शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट 172, एओपी बीवाई पर्सन लिविंग इंडिया 174, एओपी बीवाई फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस 174 ए, पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स 175 एंड डिसकंटिन्यूड बिजनेस 176. 231 डिफाइंस अ पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, AOP, BOI, एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन. नेक्स्ट है अपना सेक्शन 2 सबसेक्शन 41, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव. रिलेटिव इंक्लूड स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स. भाई टाइम कितने बजे का है? कल से लेट आओगे ना वो बाहर ही रहना, मैं अंदर अलाउ नहीं करूंगा. मेरे आने के बाद अंदर नहीं आने का. फिर अपना सेक्शन 4 है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. प्रीवियस ईयर की इनकम पे हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं एट द रेट अंडर द रिलेवेंट फिनेंस एक्ट, दैट इज 2023. फिर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 अपना रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल है. 2 बेसिक कंडीशन है, एक सेटिस्फाई करोगे तो रेसिडेंट, दोनों नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट. फर्स्ट बेसिक कंडीशन है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आप इंडिया में 182 और मोर डेज हो, या फिर सेकंड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आप इंडिया में 60 और मोर डेज हो, और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 और मोर. तो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होगा तो रेसिडेंट, वरना नॉन रेसिडेंट. फिर कुछ केसेस है जिसमें हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस है. फर्स्ट है इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. इंडियन सिटीजन इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और इंडिया के बाहर जा रहा है तो हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. नॉर्मली इंडिया में आने और जाने का दिन इंडिया में काउंट होता है. लिविंग शिप के केस में सर्टिफिकेट्स में जो डेट मेंशन्ड है वो आपकी इंडिया में कंसिडर नहीं होगी. ठीक है. देन अगर इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन, इंडिया के बाहर रहता है, विजिट पे इंडिया आता है, तो उन सर्कमस्टांसेस में अगर उसकी इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ऊपर है तो हम सेकंड कंडीशन में 60 की जगह पे 120 चेक करेंगे. और अगर उसकी इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख क्रॉस नहीं होता है तो हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. देन भी आओ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है डीम्ड रेसिडेंट, जहां पे पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, वो दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा. इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ऊपर है और इंडिया के बाहर उसका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उसको हम डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे, भले वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है. सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, एडिशनल कंडीशंस. एडिशनल कंडीशंस में फर्स्ट है पिछले 10 में से 2 साल कम से कम आप रेसिडेंट हो, पिछले 7 साल में आप कम से कम 730 दिन इंडिया में हो तो आप एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करोगे. दोनों फुलफिल करोगे तो ऑर्डिनरी, एक की एक नहीं की तो नॉट ऑर्डिनरी, दोनों नहीं की तो भी नॉट ऑर्डिनरी. 2 केसेस ऐसे जहां पे हम दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होती है तो भी हम उसको नॉट ऑर्डिनरी ही ट्रीट करते हैं. एक डीम्ड रेसिडेंट और एक जहां पे हम 120 डेज चेक करते हैं वो. सेकंड है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF सेक्शन 6 सबसेक्शन 2. HUF के लिए बेसिक कंडीशन है कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली इंडिया में है तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट. एडिशनल कंडीशंस कर्ता फुलफिल करेगा, अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर देगा तो ऑर्डिनरी, वरना नॉट ऑर्डिनरी. ठीक है. सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी. इंडियन कंपनी होगा तो हमेशा रेसिडेंट होगा, अदर देन इंडियन कंपनी होगा तो हम देखेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है. अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया तो रेसिडेंट, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट. सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पार्टीज, दैट इज AOP, BOI, फर्म, LLP, उन सबके लिए सिर्फ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होगा. कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो होल या पार्टली तो रेसिडेंट, वरना नॉन रेसिडेंट. सेक्शन 5 है आपका स्कोप ऑफ इनकम, कि अगर इनकम अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल है. अक्रूड और रिसीव्ड बाहर है, कंट्रोल इंडिया में, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल, अक्रूड बाहर, रिसीव्ड बाहर, कंट्रोल भी बाहर, सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल. और अगर कोई पास्ट इनकम है जो आप इंडिया में रेमिट कर रहे हो तो वो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी. फिर सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 इज डीम्ड रिसीट ऑफ इनकम, जहां पे एक्चुअल इनकम रिसीव नहीं हुई बट हम ऐसा मान लेते हैं कि वो करंट ईयर में रिसीव हुई है. फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अबाउट 12% ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट अबाउट 9.5% ऑफ सैलरी. ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80 CCD, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डीम्ड प्रॉफिट एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम. इतना हमने कल किया था सेक्शन 7 तक. सेक्शन 8 से आपका डिविडेंड स्टार्ट होता है, दैट इंक्लूड्स डिविडेंड अंडर 222 A, B, C, D, E. वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है आपका सेक्शन 9.
सेक्शन 9 इज इनकम डीम टू अक्राइज इन इंडिया। जैसे अपने को आगे कहा था कि इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इंडिया में होगा तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो नॉर्मली प्रोविजन छोड़ दो, इन जनरल एज ए ले मैन अगर हम सोचें कि कोई भी इनकम अक्रू कहां होती है, कोई भी इनकम अक्रू कहां, पूछ रहा हूं पीछे क्वेश्चन मार्क है, कोई भी इनकम अक्रू कहां होती है? जहां पे बेसिकली उसका सोर्स लोकेटेड है। मतलब बिजनेस अगर है तो जहां बिजनेस है, अगर आप सैलरी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जहां पे आप जॉब कर रहे हो वहां पे, अगर सपोज प्रॉपर्टी का रेंट है तो जहां पे प्रॉपर्टी है वहां पे, करेक्ट। तो बेसिकली उसका सोर्स जहां लोकेटेड है वो उसका नॉर्मली अक्रूवल का प्लेस होता है। तो जहां पे ये प्रोविजन क्या बताता है कि जहां पे अक्रूवल की जगह इंडिया में नहीं है, लेकिन हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेंगे कि अक्रूवल इंडिया में हो रहा है तो उस पर अपने को इंडिया में टैक्स लगेगा। क्लियर? ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है बिजनेस कनेक्शन। ऑल इनकम अक्रूइंग राइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन और प्रोफेशनल कनेक्शन और थ्रू फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया और थ्रू मेनी असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ असेट इन इंडिया। मतलब अगर आपका बिजनेस इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, या प्रॉपर्टी की इनकम है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, या फिर प्रॉपर्टी बेची, गेन इंडिया में हो रहा है, इंडिया में प्रॉपर्टी बेची है, तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो आपका बिजनेस कनेक्शन सिग्निफाई करता है। तो अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो उससे होने वाली इनकम भी आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है। तो बिजनेस कनेक्शन को यहां पे डिफाइन किया हुआ है, बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। क्योंकि अगर बंदा रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी है तो वैसे भी इंडिया में ही टैक्सेबल है, फिर तो उसकी इनकम कहीं भी हो इंडिया में ही टैक्सेबल है, तो बिजनेस कनेक्शन का क्या करेंगे। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसकी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, तो वहां अपने को बिजनेस कनेक्शन काम आएगा। तो आपको बोला अगर आप इंडिया में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, आप एक नॉन रेसिडेंट हो, आप इंडिया में किसी के थ्रू बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, किसी के थ्रू एज इन एजेंट, वो अपने को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है ना एजेंसी, तो अगर आपका कोई एजेंट है जिसके थ्रू आप बिजनेस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो, तो वो जो एजेंट है ना वो आपका बिजनेस कनेक्शन सिग्निफाई करता है। तो उस एजेंट के थ्रू आपने जितना कमाया वो सब आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। Has and habitually exercises in Indian authority to conclude contracts on behalf of non-resident unless activities are limited to purchase of goods। कि जहां पे उस एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से डील कर सकता है, तो वो बिजनेस कनेक्शन है। अनलेस अगर उसके पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे गुड्स खरीद सकता है, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। क्योंकि खरीद रहा है ना, बेच थोड़ी रहा है, इनकम तो तब होगी जब बेचोगे। खरीद रहा है तो फिर बिजनेस कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे उसको इनकम जनरेट हो ही नहीं रही है। ठीक है। तो अगर उसके पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकता है तो वो बिजनेस कनेक्शन है। अगर इस अथॉरिटी इज लिमिटेड ओनली टू परचेज ऑफ गुड्स तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। सेकेंड, हैज नो सच अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है लेकिन स्टिल वो नॉर्मली नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे यहाँ पे गुड्स मेंटेन करता है और रेगुलरली वो गुड्स कस्टमर्स को डिलीवर करता है। तो भले ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है लेकिन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी तो कुछ होता है। एग्जीक्यूट आपने एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया लेकिन इंप्लाइड है कि वो नॉर्मली आपके बिहाफ पे अगर वो गुड्स का स्टॉक मेंटेन करता है, वो रेगुलरली आपके कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करता है, तो दैट मींस कि उसके पास वो अथॉरिटी, ऑफिशियल बोल के अथॉरिटी नहीं दी है बट स्टिल दैट कंस्टिट्यूट्स अ बिजनेस कनेक्शन। वो एक तरह से इंप्लाइड हो गया, वो एक तरह से इंप्लाइड हो गया। जैसे अगर ये निधि रोज लेट आएगी तो फिर किसी दिन नहीं आई तो अपन ऐसा मान लेंगे कि ये लेट ही आएगी, तो वो इंप्लाइड हो गया, भले उसने आज रज को बोल दिया था कि वो 10 मिनट लेट आएगी। Habitually secures orders in India mainly or wholly for the non-resident or other non-residents control or subject to same common control as the non-resident। मतलब वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे या उसके ग्रुप के दूसरे नॉन रेसिडेंट्स के बिहाफ पे अगर वो इंडिया में ऑर्डर्स प्रोक्योर करता है, कस्टमर्स ढूंढ के देता है, तो भी वो बिजनेस कनेक्शन है। तो या तो आपने उसको अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी नहीं दी है लेकिन वो आपके बिहाफ पे गुड्स का स्टॉक मेंटेन करता है और यहाँ पे डिलीवर करता है कस्टमर्स को, या फिर वो आपके और आपके ग्रुप के ही नॉन रेसिडेंट्स के लिए खाली काम कर रहा है। मतलब एक तरह से जनरलाइज्ड एजेंट नहीं है, वो स्पेसिफिक आपके ग्रुप के कंपनीज के लिए ही काम कर रहा है, तो वो बिजनेस कनेक्शन है। तो अगर उस ऐसा बिजनेस कनेक्शन है तो पहला थिंग इज टू चेक कि वो बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है या नहीं। हो रहा है अगर, तो उस बिजनेस कनेक्शन से आने वाली इनकम टैक्सेबल है, इंडिया में टैक्सेबल है। However, business connection shall not include any activity carried out through a broker, general commission agent or any other agent having an independent status।
ऊपर क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके ग्रुप के लोगों के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन अगर एक वो फ्रीलांसर की तरह ऑपरेट कर रहा है, कमीशन बेसिस पे किसी के लिए भी काम करके देता है, तो अगर आपके बिहाफ पे भी वो ट्रांजैक्शंस कर देगा तो वो उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है, वो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो फिर उसके थ्रू होने वाली इनकम इंडिया में अक्रू नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो बेसिक नियम क्या है, वो एजेंट स्पेसिफिकली आपके मतलब एक नॉन रेसिडेंट है, उस नॉन रेसिडेंट के ग्रुप के ही दूसरे नॉन रेसिडेंट्स के लिए काम कर रहा है, तो वो बिजनेस कनेक्शन है। और अगर वो फ्रीलांसर है, वो अपने मर्जी से किसी के लिए भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। फर्दर, एन एजेंट वर्किंग मेनली फॉर नॉन रेसिडेंट, अदर नॉन रेसिडेंट हु एक्सरसाइजेस कंट्रोल इज नॉट रिगार्डेड हैविंग एज एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो आपको बोला जो आपके और आपके ग्रुप के लिए काम करता है उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है। इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं मतलब वो बिजनेस कनेक्शन है, और अगर इंडिपेंडेंट स्टेटस है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बिजनेस कनेक्शन डिफाइन करके दिया है कि बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या। तो जहां पे कोई नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई अगर इंडिया में एजेंट रखा है जो नॉर्मली उसके बिहाफ पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो भी चलेगा, पर वो रेगुलरली ऐसा करता है, स्टॉक मेंटेन करता है, गुड्स डिलीवर करता है, तो वो बिजनेस कनेक्शन है। या वो सिर्फ आपके और आपके ग्रुप के ही नॉन रेसिडेंट्स के लिए काम करता है, तो भी वो बिजनेस कनेक्शन है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अब एक बार हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि बिजनेस कनेक्शन है, तो उस बिजनेस कनेक्शन से जो भी इनकम जनरेट होगी वो ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में अक्रू हो रही है, तो उस पर आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। ठीक है, income reasonably attributable to the operations carried out in India will deem to be accrued or arise in India in case the all operations of business are not carried out in India। कि अगर वो बिजनेस कनेक्शन है तो जो मैंने अभी आपको बोला, तो ऐसा माना जाएगा उस बिजनेस कनेक्शन से होने वाली इनकम आपकी इंडिया में अक्रू अराइज हो रही है, तो वो इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब या तो हमारे पास है ना सेपरेट बाइफर्केशन हो कि कितनी हमारी इनकम ऐसी है, जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट सुना है, यूएस का बिग बाजार है वो। ठीक है, तो वॉलमार्ट है तो उसके तो वर्ल्ड वाइड काफी सारे स्टोर्स है, ऐसे इंडिया में भी 2-4 स्टोर्स है। तो क्या होगा, अब उसके 2-4 स्टोर्स इंडिया में है तो उसकी पूरी वर्ल्ड वाइड इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, सिर्फ उन 2-4 स्टोर्स की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। करेक्ट, तो 2-4 स्टोर्स की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो या तो मेरे पास बाइफर्केशन है कि भाई उन 2 स्टोर से या 4 स्टोर से मैंने कितना कमाया, तो उतना इंडिया में टैक्सेबल है। अगर मेरे पास वो बाइफर्केशन नहीं है कि उन 2 या 4 स्टोर से मेरा प्रॉफिट कितना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई सपोज पूरे वर्ल्ड में मैंने 1000 करोड़ का सेल्स किया, 10 करोड़ कमाया, मतलब 1% कमाया, तो इंडिया में अगर मैंने 5 करोड़ का सेल किया मतलब मैंने उस पर 1% 5 लाख रुपए मैंने कमाए होंगे, तो फिर हम उसको प्रोपोर्शनेटली वर्कआउट कर लेंगे। हमें हर जगह पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम नहीं होता है, लेकिन हमारे पास सेपरेट रिकॉर्ड्स नहीं है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपने पास ऐसा बाइफर्केशन नहीं है तो हम कर सकते हैं। तो एट सच परसेंटेज ऑफ इंडियन टर्नओवर एज डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर मतलब कौन, वो बंदा जो आपकी इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वेरीफाई करेगा। आप एक बार ये रिटर्न भर दोगे फिर आगे का प्रोसेस वो करेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड असेसिंग ऑफिसर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो वो बता देगा अपने को परसेंटेज, या फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स विल बी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू रिसीट्स अक्रूइंग इंडिया डिवाइड बाय टोटल रिसीट्स। जो मैंने अभी आपको बोला कि मेरा सपोज प्रॉफिट 10 करोड़ का हुआ, तो 10 करोड़ का मेरा प्रॉफिट है वर्ल्ड वाइड, और मेरा वर्ल्ड वाइड टोटल टर्नओवर है से 1000 CR, और इंडिया में मेरा रिसीट्स या टर्नओवर है 5 CR। तो इंडिया का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट कितना, 10 करोड़ इनटू इंडिया का टर्नओवर डिवाइड बाय वर्ल्ड वाइड टर्नओवर, तो ये आपका इंडिया का प्रॉफिट होगा। ठीक है, बस यहां पे वही लिखा है, टोटल प्रॉफिट इनटू रिसीट्स अक्रूइंग इंडिया डिवाइड बाय टोटल रिसीट्स ऑफ योर बिजनेस। सो दिस विल गिव यू अ फिगर ऑफ प्रॉफिट। अगर ये कब करेंगे, जब हमारे पास बाइफर्केशन नहीं है। अगर मुझे पता हो कि इंडिया के 5 करोड़ में मैंने 1 करोड़ कमाया है, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब तब करेंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस कंसाइन्ड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। तो आपको बोला अगर नॉन रेसिडेंट का काम सिर्फ गुड्स परचेज करने का है तो उसको हम इनकम अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, मतलब वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अभी हमने आगे भी बढ़ा कि अगर गुड्स परचेज करता है खाली तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी।
Non-resident engaged in business of running a news agency, publishing newspaper, magazine, journal, income arising through and from activities confined to collection of news and views in India for transmission out of India shall not be deemed to be accrued or rise in India. कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो न्यूज बिजनेस में है और वो अगर इंडिया आके सिर्फ न्यूज कलेक्ट करता है या उसको व्यू करता है, लेकिन उसको न्यूज टेलीकास्ट कहां करेगा, इंडिया के बाहर, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो इंडिया से सिर्फ न्यूज इकट्ठा कर रहा है और बाकी टेलीकास्ट बाहर होगा, मतलब रेवेन्यू उसको बाहर जनरेट होगा, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो उसको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा. क्लियर. नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड. In case of a foreign company engaged in business of mining of diamond, no income shall be deemed to arise in India through or from activities which are confined to display of uncut and unassorted diamond in any special zone notified by the central government. कि अगर आप फॉरेन कंपनी हो, आप डायमंड्स की माइनिंग करते हो, तो अगर आपका काम इंडिया में आपकी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स को डिस्प्ले करने की है, इंडिया में आप सिर्फ डायमंड्स को डिस्प्ले करें, मतलब मे बी एग्जीबिशन रखा, वहां पे डायमंड्स का हमने एग्जीबिशन रखा, बेचा नहीं है, सिर्फ डायमंड्स का एग्जीबिशन रखा विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है, इनकम तो हुई नहीं है. बेचोगे तो इनकम होगी. यहां पे लिखा ना एक्टिविटीज कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली डिस्प्ले. अगर बेचा तो वो बिजनेस कनेक्शन होगा, तो उससे आने वाली इनकम इंडिया में कंसिडर होगी. तो एक्टिविटीज कन्फाइंड टू ओनली डिस्प्ले, दिखा रहे हैं हम कस्टमर को, बेच नहीं रहे, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है. Income arising through or from operations confined to shooting of any films in India to a non-resident, being individual who is not an Indian citizen, firm not having a partner that is Indian citizen or resident, company not having a shareholder as Indian citizen or resident. कि अगर मान लो इंडिया के बाहर से हॉलीवुड की मूवी की शूटिंग के लिए इंडिया है, ऐसा आते नहीं है, हम ही बाहर जाते हैं, पर सपोज हॉलीवुड की किसी मूवी की शूटिंग इंडिया में की, तो सिर्फ मूवी शूटिंग इंडिया में की, रिलीज इंडिया में नहीं हो रही है, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है. लेकिन उसकी कंडीशन है कि अगर इंडिविजुअल बंदा है तो नॉन इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए. अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म आती है मूवी शूटिंग के लिए, तो कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट नहीं होना चाहिए. और कंपनी आती है तो कोई नॉर्मली जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वो कंपनी के ही फॉर्म में होते हैं, तो कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, तो उससे होने वाला प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा. तो बेसिक नियम ये है कि अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो उस बिजनेस कनेक्शन से होने वाला प्रॉफिट भी इंडिया में टैक्सेबल है. क्लियर है. ठीक है. सो दैट वाज फर्स्ट पॉइंट ऑफ इनकम डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन. नेक्स्ट है सैलरीज अर्न इन इंडिया. आपको बोला है कि जहां पे ना सैलरी अगर आप इंडिया में अर्न करो, कि कब हम ऐसा मानेंगे कि सैलरी आप इंडिया में अर्न करो, कि जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल जनरली आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो कुछ आपको पेड हॉलीडेज मिलती है कि जहां पे आपकी सैलरी नहीं कट होगी. तो सपोज आपको 10 दिन की पेड हॉलीडे मिली और वो 10 दिन की पेड हॉलीडे में आप बैंकॉक घूमने चले गए, तो सैलरी तो फिर भी मिल ही रही है. तो वो जो 10 दिन है ना, उस 10 दिन आप इंडिया में हो ही नहीं, तो सैलरी भी बाहर ही आप हो बाहर, तो उस ड्यूरेशन में जिस पीरियड में आप इंडिया में नहीं हो, उस पीरियड की आपकी अर्निंग्स वो इंडिया में अक्रू नहीं हो रही है, क्योंकि आप तो बाहर हो. सैलरी के लिए बेसिक नियम क्या है भाई, बंदा जहां होगा वही उसका अर्निंग्स है, तो आप बाहर हो, लेकिन उसके पहले तो आप इंडिया में काम कर रहे थे, वापस आके भी आप इंडिया में काम कर रहे हो, तो उसके पहले या बाद का पीरियड आप इंडिया में सर्व कर रहे हो, उसकी वजह से आपको ये मिला है, तो ये भी इंडिया में ही अक्रूड माना जाएगा. इनकम फ्रॉम सैलरी ट्रीटेड एज अर्न्ड इन इंडिया इट इज पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और इट इज पेड फॉर रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाय सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. कि वो छुट्टियों के पहले और बाद में अगर आप इंडिया में सर्विस दे रहे हो, मतलब ऐसा मान रहे हैं कि वो उसी पीरियड की, वो आप इंडिया में जो सर्विस दे रहे हो उसकी वजह से वो छुट्टी आप एंजॉय कर पा रहे हो, तो उस छुट्टी के भी जो पैसे मिलेंगे वो इंडिया में ही अक्रूड माने जाएंगे. थर्ड, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन अब्रॉड. अगर इंडियन सिटीजन किसी को इंडिया के बाहर डिप्लॉय करती है और उसकी सैलरी इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी, तो बंदा काम बाहर कर रहा है, सर्विस भी बाहर ही दे रहा है, लेकिन स्टिल ऐसा माना जाएगा कि वो सैलरी इंडिया में अक्रू या राइज हो रही है. जैसे से फॉर एग्जांपल टाइगर सलमान खान, ठीक है, तो वो रॉ का एजेंट है, वो इंडिया के बाहर ही काम करता है, रहता भी बाहर ही है, पर सैलरी तो इंडियन गवर्नमेंट से जाती है, तो इंडियन गवर्नमेंट सर्विस दे रही है और इंडियन गवर्नमेंट उससे सर्विस ले रही है, पर वो सर्विस कहां दे रहा है, इंडिया के बाहर. हमने आगे क्या बात की कि नॉर्मली आप सर्विस जहां दे रहे हो वहां पे आपका अक्रूवल होना चाहिए,
बट स्टिल वो इंडिया के बाहर है, सर्विस भी वही दे रहा है, लेकिन सैलरी तो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी किसी को डिविडेंड पे करती है तो इट इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। कि अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स किसी नॉन रेसिडेंट के पास है, बंदा रहता भी बाहर है, सब कुछ बाहर है, उसने बस इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से कुछ शेयर्स परचेज कर लिए, तो अब जब इंडियन कंपनी डिविडेंड देगी तो वो तो रहता बाहर है, रिसीव भी बाहर ही होगा, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन हम ऐसा मान लेंगे कि क्योंकि वो डिविडेंड इंडियन कंपनी दे रही है, इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो आपको उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरेस्ट इनकम। अब ये नेक्स्ट 3 प्रोविजन है ना, एक जैसे हैं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। कंडीशन है, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी को इंटरेस्ट पे कर रही है या रॉयल्टी पे कर रही है या कोई टेक्निकल सर्विसेज की फीस पे कर रही है, फिर वो कहां पे हो रही है, कहां रिसीव, डजंट मैटर, वो हमेशा इंडिया में ही अक्रूड मानी जाएगी अगर इंडियन गवर्नमेंट ने पे किया तो। सेकेंड, अगर कोई रेसिडेंट बंदा किसी को इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस पे कर रहा है तो भी वो हमेशा ऐसा ही माना जाएगा कि वो इंडिया में ही अक्रू या राइज हो रहा है। गवर्नमेंट देगी तो भी अक्रूड एंड राइज इन इंडिया, कोई रेसिडेंट पे करेगा तो भी अक्रूड एंड राइज इन इंडिया। बट गवर्नमेंट का कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेसिडेंट का एक्सेप्शन है कि जिस पर्पस के लिए या बिजनेस के लिए आप वो पैसा आपने लिया है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो मतलब हमने लोन लिया है, किसी बिजनेस के लिए ही लोन लिया होगा या किसी पर्पस के लिए ही लोन लिया होगा, तो जिस बिजनेस या पर्पस के लिए आपने लोन लिया है, अगर वो बिजनेस ही बाहर है तो इट इज नॉट डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। ठीक है? कि सपोज मैं एक रेसिडेंट हूं, मेरा एक बिजनेस है यूएस में और मैंने यूएस के किसी बंदे से लोन लेके उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैं उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। बट क्योंकि मैं रेसिडेंट हूं तो नॉर्मली क्या माना जाता है कि अगर मैंने किसी को इंटरेस्ट पे किया है तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा, उसके लिए तो इनकम है, तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन वो लोन मैंने जिस बिजनेस के लिए लिया है वो बिजनेस ही मेरा इंडिया में नहीं है, तो फिर वो इंटरेस्ट इनकम सामने वाले को इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं और मैंने किसी को इंटरेस्ट पे किया तो फिर डजंट मैटर बिजनेस कहां है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। थर्ड, अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी को इंटरेस्ट पे करता है कि नॉन रेसिडेंट ने इंटरेस्ट पे किया बट ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट है मतलब बाहर ही होगा, तो नॉर्मली हम ये मानेंगे कि अगर नॉन रेसिडेंट ने इंडिया इंटरेस्ट पे किया है किसी को तो इट इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। लेकिन अब उल्टा, अगर वो बिजनेस जिसके लिए आपने वो लोन लिया अगर वो बिजनेस इंडिया में है तो इट इज अक्रूड इन इंडिया। तो गवर्नमेंट पे करती है इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस, तो ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया। अगर रेसिडेंट पे करता है ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया, एक्सेप्ट जिस बिजनेस, प्रोफेशन या पर्पस के लिए वो लोन या वो रॉयल्टी आप पे कर रहे हो वो इंडिया के बाहर। नॉन रेसिडेंट ने पे किया तो ऑलवेज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट वो बिजनेस, प्रोफेशन आपका इंडिया में है। ठीक है? तो ये तीनों प्रोविजंस आपके सेम है, बस एक ही फर्क है, यहां पे देखो ये 2 पॉइंट्स है, यहां पे एक ही है। मतलब इंटरेस्ट के केस में अगर नॉन रेसिडेंट वाला पॉइंट है ना तो खाली बिजनेस अगर इंडिया में तो ही वो अक्रूड इन इंडिया में। इन दोनों केसेस में बिजनेस के अलावा कोई और पर्पस भी है तो भी चलेगा। कि मान लो आपने किसी से लोन लिया और आप एक नॉन रेसिडेंट ने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट ने इंटरेस्ट पे किया है और वो नॉर्मली हम क्या मानेंगे, अक्रू कहां हो रहा है, आउटसाइड, और वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुआ, वो पैसा हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वो पैसा हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया और वो शेयर्स हमने इंडिया में खरीदे, तो अब अक्रू कहां हो रहा है, अभी भी अक्रू बाहर ही हो रहा है। ठीक है? दैट इज द सेकेंड एक्सेप्शन। यहां पे कंडीशन क्या है, नॉन रेसिडेंट जब पे करेगा तो वो बाहर ही माना जाएगा, एक्सेप्ट जहां पे वो बिजनेस इंडिया में, इट डजंट से कि जहां पे वो पर्पस इंडिया में। तो सिर्फ बिजनेस के लिए अगर वो पैसा यूज हो रहा है और वो बिजनेस इंडिया में है तो ही नॉन रेसिडेंट के केस में वो इंडिया में माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है? ये देखो यहां पे 2 है, बिजनेस भी है और कोई पर्पस भी है तो भी चलेगा, यहां पे सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन और कोई पर्पस नहीं है। ये इंटरेस्ट के लिए, अगर यही चीज रॉयल्टी या फीस होती तो चलेगा, वहां पे अदर पर्पस भी है, वहां पे अदर पर्पस भी है। सो दिस इज इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करे ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया, कोई रेसिडेंट पे करे ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया, एक्सेप्ट फॉर कि जहां पे वो बिजनेस, पर्पस या प्रोफेशन या वो पर्पस इंडिया के बाहर। नॉन रेसिडेंट पे करेगा तो ऑलवेज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट वो बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में है
और अगर रॉयल्टी या फीस है तो कोई और पर्पस के लिए तो भी चलेगा अगर वो इंडिया में है तो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है गिफ्ट। अगर किसी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को गिफ्ट मिलता है एक्सीडिंग ₹50,000 फ्रॉम अ रेसिडेंट और वो अगर इंडिया के बाहर रिसीव हो रहा है तो भी हम ऐसा ही मानेंगे कि वो इंडिया में अक्रू हो रहा है आफ्टर 5 जुलाई 2019। मैं नॉन रेसिडेंट हूं, आप रेसिडेंट हो, आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैं नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं, आपने मुझे गिफ्ट दिया 5 जुलाई 2019 के बाद, तो वो इंडिया के बाहर भी दिया होगा ना तो भी ऐसा ही माना जाएगा कि वो इंडिया में अक्रू हो रहा है। एक्सीडिंग 50, ये 50 इसीलिए बिकॉज सेक्शन 56(2) में ना प्रोविजन है गिफ्ट 50,000 के ऊपर का हो तो ही टैक्सेबल होता है। ठीक है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो गिफ्ट अगर मिला है किसी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, अगर किसी रेसिडेंट से गिफ्ट मिला है, नॉन ऑर्डिनरी को, अगर ऑर्डिनरी है तो सोचना ही नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी की तो सारी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल है। तो किसी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को अगर गिफ्ट मिला है इंडिया के बाहर 50,000 से ऊपर किसी रेसिडेंट से, तो भले वो इंडिया के बाहर मिला है, इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। दैट इज सेक्शन 9। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। डाउट तो बाद में आएंगे जब टेस्ट होगी। बोला तो ऐसा थोड़ी कि पूछ ही लेने का। हाँ, क्या बोल रहे हो? कौन सा वाला? नहीं, कौन सा मतलब इंटरेस्ट वाला ना। अगर नॉन रेसिडेंट ने किसी को इंटरेस्ट पे किया तो यूजुअल प्रिजम्पशन क्या है कि वो इंडिया के बाहर ही अक्रू हो रहा है। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट जिस बिजनेस की वजह से पे हो रहा है वो बिजनेस अगर इंडिया में है तो अक्रूड इंडिया में मानेंगे। लेकिन अगर वो किसी और पर्पस के लिए है तो इंडिया में अक्रूड नहीं मानेंगे। उसमें एक्सेप्शन में सिर्फ बिजनेस है। अगर यही चीज रॉयल्टी और फीस के लिए होगा तो अगर वो रॉयल्टी या फीस इंडिया के नॉन रेसिडेंट ने पे किया है तो अगर वो बिजनेस जिसकी वजह से आप रॉयल्टी पे कर रहे हो वो इंडिया में तो अक्रूड इन इंडिया, या किसी और पर्पस के लिए आप रॉयल्टी पे कर रहे हो और वो पर्पस इंडिया में तो भी अक्रूड इन इंडिया। फर्क क्या है? इंटरेस्ट में सिर्फ बिजनेस की वजह से होगा तो बाकी दोनों में अदर पर्पस भी चलेगा। हाँ, और कुछ? तो अपना सेक्शन 9 था इनकम डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या? बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या? अगर प्रॉपर्टी जहां पे है तो बिजनेस कनेक्शन है, असेट बेचा तो असेट जहां पे है वो बिजनेस कनेक्शन है। तो अगर किसी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कोई एजेंट अगर ऑपरेट कर रहा है जिसके पास अथॉरिटी है, वो उसके बिहाफ पे कस्टमर्स के साथ डील करता है तो बिजनेस कनेक्शन है। अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो यूजुअली उसके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करता है और कस्टमर्स को कुछ डिलीवर करता है तो भी वो बिजनेस कनेक्शन है। या वो सिर्फ उसके और उसके ग्रुप के नॉन रेसिडेंट्स के लिए काम करता है तो भी वो बिजनेस कनेक्शन। लेकिन अगर वो एज अ फ्रीलांसर ऑपरेट करता है, इंडिपेंडेंट स्टेटस है, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अगर बिजनेस कनेक्शन है तो उसके थ्रू जो इनकम आएगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो या तो हमारे पास बाइफरकेशन होना चाहिए या हमारे पास बाइफरकेशन नहीं है तो हम प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ वो फ्रीलांसर की तरह ऑपरेट कर रहा है तो उसके थ्रू आने वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। कोई न्यूज एजेंसी है इंडिया में न्यूज कलेक्ट करती है, टेलीकास्ट बाहर करेगी, बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अगर आप फॉरेन कंपनी हो, डायमंड की माइनिंग कर रहे हो पर इंडिया में सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हो, बिजनेस कनेक्शन नहीं है। आप इंडिया में मूवी शूटिंग कर रहे हो, रिलीज बाहर करोगे, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड बंदा रेसिडेंट या इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। फर्म है तो कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। कंपनी है तो कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड है, अगर आपको लीव पीरियड की सैलरी मिलती है पर उसके पहले और बाद में अगर आप इंडिया में सर्विस दे रहे हो तो वो लीव पीरियड की सैलरी भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। थर्ड, इंडियन गवर्नमेंट ने अगर किसी को सैलरी पे की इंडिया के बाहर, इंडियन सिटीजन को, वो भले सर्विस बाहर दे रहा है, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। फोर्थ, इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है, अक्रूड इन इंडिया। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस गवर्नमेंट पे करेगी, ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया। रेसिडेंट पे करेगा, ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया, एक्सेप्ट जिस बिजनेस प्रोफेशन या पर्पस के लिए दिया गया वो इंडिया के बाहर है। नॉन रेसिडेंट पे करेगा तो ऑलवेज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट जिस बिजनेस या प्रोफेशन के लिए है वो इंडिया में। इंटरेस्ट के लिए, रॉयल्टी फीस के लिए बिजनेस या कोई और पर्पस भी होगा और वो इंडिया में है तो चलेगा। एंड 8, कि जहां पे किसी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को किसी रेसिडेंट से गिफ्ट मिला है 50,000 के ऊपर इंडिया के बाहर, तो इट इज डीम्ड टू अक्रूड इन इंडिया। इंडिया में मिला हो तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि इंडिया में रिसीव हुआ तो इंडिया में ही टैक्सेबल है, पर इंडिया के बाहर भी रिसीव हुआ है तो इट इज अक्रूड इन इंडिया। क्लियर है इतना? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टैक्स रेट्स। सभी टाइप के असेसीज के लिए टैक्स रेट्स क्या अप्लाई होंगे। तो ये जो सब कैटेगरी है ना, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन,
मतलब कंपनी, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, वो सब नहीं, वो सब अलग है, वो बाद में बताऊंगा। तो इन सब के लिए अभी क्या हो गया ना, पहले मतलब पिछले साल तक क्या था, दो तरह के टैक्स के स्कीम्स थे, दो तरह के टैक्स के स्कीम्स थे, एक कंपलसरी था, एक ऑप्शनल था, कि आप ऑप्शनल वाला चाहो तो आप ऑप्ट कर सकते हो। अब उल्टा हो गया, जो पहले ऑप्शनल था ना वो कंपलसरी हो गया। अब जो ऑप्शनल था पहले वो अब कंपलसरी हो गया है, मतलब बाय डिफॉल्ट वही अप्लाई होगा अनलेस एंड अनटिल आप उससे ऑप्ट आउट करते हो। अनलेस एंड अनटिल आप बोलते हो कि मुझे ये चूज नहीं करना है, तब तक वही अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। डिफॉल्ट मतलब जो आपको बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन से गिनोगे, सेक्शन 115 बीएससी क्लॉज 1A। ठीक है, जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन ऑप्ट करते हो ना, तो कुछ ऐसी एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे डिडक्शंस है जो आप क्लेम नहीं कर सकते, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, तो अपन आगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा मोटिव ये नहीं है कि क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अभी हमारा मोटिव है टैक्स कैलकुलेशन सीखना, कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में हम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसको किसको अप्लीकेबल है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीयूआई, एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन। बच कौन कौन जाएगा, फर्म अलग है, एलएलपी अलग है, कंपनी अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, लोकल अथॉरिटी अलग है। तो टैक्स रेट्स, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन के टैक्स रेट्स है। पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 पे 20 और 15 के ऊपर गया तो 30। ये आपके डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन के टैक्स रेट्स है। फिर उसके अलावा रिबेट भी मिलेगा, कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं मैं भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको रिबेट मिलता है, अगर 7 लाख तक की इनकम हो तो आपको उसमें से 25,000 रुपए तक का रिबेट मिलेगा। अगर इनकम 7 लाख से ऊपर भी है तो भी आपको रिबेट मिलेगा। पहले मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन बताता हूं, ये रिबेट बाद में बताऊंगा। सपोज से एक इंडिविजुअल है, टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब वो इनकम जिसपे इंडिया में टैक्स लगेगा। टोटल इनकम वो फाइनल फिगर है जिसपे आप टैक्स कैलकुलेट करते हो। टोटल इनकम वो फाइनल फिगर है जिसपे आपको टैक्स, अल्टीमेट टैक्स जो है वो टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सपोज से टोटल इनकम है 6.5 लाख, तो हम इस पे टैक्स कैसे गिनेंगे, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 6 मतलब दूसरे 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, फिर 3 से 9, उतना तो अपना इनकम ही नहीं है, तो बच्चे हुए 50,000 पे। ठीक है, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 6, 3 से 6 मतलब दूसरे 3 लाख, उस पे 5, फिर तीसरे 3 लाख पे 10 होता है, पर अपना तो तीसरा 50,000 ही बच रहा है, तो ये टैक्स हो जाएगा। क्लियर है। फिर है ना, इसमें से अपने को रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A, रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A। रिबेट की कंडीशन है कि आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक होनी चाहिए। टोटल इनकम अपनी 7 लाख तक है, यस, तो आपको रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा, एक्चुअल टैक्स जो है वो या 25,000 विच एवर इज लोअर, सीधा 25,000 नहीं मिलेगा, टैक्स ही 20,000 आ रहा है तो रिबेट कैन नॉट बी 25, तो जितना टैक्स है या 25,000 विच एवर इज लोअर, तो यहां पे 20,000 का रिबेट आ जाए, तो टैक्स कितना हो गया, 0। क्लियर है, ठीक है। हाँ, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर दूसरे 3 लाख मतलब 3 से 6, 3 से 6 मतलब 3 लाख, उस पे 5%, फिर उसके बाद के 3 से अगले 3 लाख पे 10% लगता है, लेकिन हमारी तो इनकम 50,000 ही है, तो 50,000 पे 10%, 3 लाख पे 5%, 50,000 पे 10%, ये हमारा टैक्स हुआ। फिर अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है, हमारी 6.5 है तो चलेगा, तो हमें रिबेट मिलेगा 25,000 रुपए तक का। हमारा तो टैक्स ही 20 है, तो रिबेट 25 नहीं हो सकता, तो रिबेट भी 20 मिलेगा, तो टैक्स पेबल कम्स टू 0। अगर टोटल इनकम 7 लाख तक हो तो आपको टैक्स में से रिबेट मिलता है। रिबेट मतलब एक तरह से उतना टैक्स आपको कम पे करना है, तो अपनी इनकम 6.5 है तो 7 लाख से तो कम ही है, तो मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना आपका टैक्स है या 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 25,000 और या टैक्स है 20,000, तो लोअर तो टैक्स ही है,
तो 20,000 का आपको रिबेट मिलेगा। अगर मान लो ये 35,000 होता तो 25,000 का रिबेट। ठीक है, पर ये सिर्फ तब होगा जब टोटल इनकम अपनी 7 लाख तक हो। अगर टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर गई तो रिबेट के लिए प्रोविजन क्या है? तो आपको बोला है अगर टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर भी चली गई तो भी रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा? इन दोनों का डिफरेंस, टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड टोटल इनकम एक्सीडिंग 7 लाख, मतलब जितनी इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही है और टैक्स जो आ रहा है आपका टोटल इनकम पे, वो ऐसे नहीं समझ में आएगा। एग्जांपल देता हूं। सपोज से हमारी टोटल इनकम हम ले लेते हैं 7,10,000। ठीक है, तो पहले इसका टैक्स गिन लो। 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 6 तक में 5% और उसके 6 से 9 के बीच में 10%, तो ये कितना हो गया अपना 25,000। अच्छा 7,10 है, सॉरी मैंने 7 लाख लिखा। ठीक है, आपको ये ऐसे लिख के गिनना नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप डायरेक्टली गिन सकते हो। पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 6 मतलब 3 लाख के ऊपर 5%, फिर 6 से 9 अपना तो 7,10 है तो 1,10,000 बचेगा, उस पे 10 तो 11,000 प्लस अपना ये 15, तो टोटल विल बी 26। अब इसमें से रिबेट लेना है, तो रिबेट 7 लाख तक होता ना तो सीधा सीधा रिबेट मिल जाता है। 7 लाख से ऊपर गया तो रिबेट कितना मिलता है? तो रिबेट के लिए इट सेज टैक्स कितना है आपका 26, और 7 लाख से ऊपर इनकम कितनी है? इनकम एक्सीडिंग 7 लाख 10,000। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि आपकी इनकम 10,000 से बढ़ रही है, अगर आप 7 लाख की इनकम पे होते तो टैक्स कितना आता? 0, पूरा रिबेट में चला जाता। तो सिर्फ इनकम 10,000 बढ़ रही है, उसके सामने 26,000 टैक्स ले ले तो ये तो गलत हो जाएगा। इनकम तो 10 से बढ़ रही है, टैक्स 26,000 से बढ़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 16,000 आपको रिबेट देंगे, मतलब जो ऊपर का 10 है ना वो पूरा गवर्नमेंट ले लेगी, जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो गवर्नमेंट ले लेगी, तो रिबेट विल बी 16,000। ठीक है, तो अपना टैक्स जो था, टैक्स था अपना 26 माइनस रिबेट लेंगे 16, टैक्स आया 10,000। फिर इसके ऊपर 4% हम ऐड करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC। ये 4% कंपलसरी है, ये हमेशा आएगा। ये 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में आपने ऐड करना ही है। क्लियर? तो यहां पे देखो, यहां पे रिबेट हमें मिल रहा था, पूरा ही रिबेट में चला गया क्योंकि इनकम हमारी 7 लाख तक है। जब आपकी इनकम इतनी होगी ना तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका रिबेट में चला गया। लेकिन जब इनकम 7 लाख क्रॉस करेगी तो ये रिबेट गिनने का तरीका है, टैक्स लेंगे, इनकम 7 लाख के ऊपर कितनी गई 10, उन दोनों का डिफरेंस, वो डिफरेंस रिबेट में जाएगा और फिर से ऐड होगा। ये लिख लो, अच्छे से लिखना नोटबुक में, ये तो ऊपर नीचे नोट्स में मत लिखना, तो फिर रिवीजन के टाइम पे पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है।
इतने में किसी को कोई डाउट है, किसी को टैक्स कैलकुलेट करना नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्या? हाँ, अगर एलिजिबल हो तो मिलेगा, हर केस में नहीं मिलेगा। ये लिखो, फिर एक और एग्जांपल देता हूं जहां पे रिबेट नहीं मिलेगा। डन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज टोटल इनकम 8 लाख है। टैक्स गिनो, पहले 3 लाख पे कुछ नहीं, फिर 3 से 6 के बीच में 5% मतलब 15,000, 6 से 8 पे 10% मतलब 20,000, तो 35,000 हो गया। करेक्ट। अब इनकम 7 लाख से ऊपर है तो हमें चेक करना पड़ेगा रिबेट कितना मिलेगा। तो उसके लिए प्रोविजन क्या था? फर्स्ट वॉज टैक्स। टैक्स है आपका 35। सेकेंड, इनकम एक्सीडिंग 7 लैक्स, 1 लाख। तो आपका टैक्स जो है वो 35,000 है और इनकम है 1 लाख। यहां पे टैक्स 26 था, इनकम 10 था, टैक्स ज्यादा था। यहां पे टैक्स ज्यादा था, यहां पे टैक्स कम है। टैक्स इज लोअर देन योर इनकम। ठीक है, तो रिबेट नहीं मिलेगा। वो इसीलिए दे रहे, अभी आप 1 लाख कमा रहे हो तो 35 तो भर ही सकते हो, क्या दिक्कत है? 10,000 कमा के 26 नहीं भर सकते, तो 16,000 रिबेट दे दिया कि 10 जो आप कमा रहे हो 10 भर दो, लेकिन 1 कमा के 35 भरने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रिबेट नहीं मिलेगा। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%। ठीक है, तो हर केस में रिबेट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। 7 लाख तक होगा तो आएगा ही, 7 के ऊपर जाएगा तो पॉसिबल है कि रिबेट आए, पॉसिबल है कि रिबेट ना आए।
क्लियर है? टैक्स गिनो। पहले 3 लाख पे कुछ नहीं, 3 से 6 पे 5% 15,000 और 6 से बाकी के अमाउंट पे 10%, तो आएगा 12,777 प्लस 15 27,777। टैक्स ज्यादा है, 7 रुपए। टैक्स इनकम कंपोनेंट से ज्यादा है, 7 रुपीज का रिबेट मिलेगा। %4 HEC, कभी भी इनकम और टैक्स जो है ना वो 10 के राउंडिंग ऑफ में होगा। आखिरी डिजिट को हम 10 के नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब 5 या ग्रेटर देन 5 होगा तो हायर साइड करेंगे, लोअर देन 5 होगा तो लोअर साइड। अगर अभी ये 2888 लास्ट डिजिट सपोज 3 है तो उसको हम 0 कर देंगे। अगर हायर साइड होगा, अगर सपोज इट इज दिस वे 28956 तो इसको हम कर देंगे 28960, क्योंकि आखिरी डिजिट 6 है। अगर ये ऐसा हो 29854 तो हम इसको करेंगे 29850, क्योंकि आखिरी डिजिट 4 है। तो 5 है उससे बड़ा डिजिट होगा तो हायर साइड लेना, 5 से छोटा डिजिट होगा तो लोअर साइड लेना। ठीक है, तो ये वो फिगर है जब तक आपको रिबेट मिल सकता है। अगर इससे इनकम ऊपर गई तो रिबेट मिलना बंद हो जाएगा। सपोज 2777 80 रुपए कर देते 70 की जगह, तो ये कितना आएगा 27780। तो इनकम ज्यादा हो गई तो रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वो फाइनल फिगर है टोटल इनकम का जिस तक रिबेट की पॉसिबिलिटी है। तो अपने को अगर इससे ऊपर हो तो इससे नीचे हो तो ही रिबेट गिनेगा, इसके ऊपर हो तो गिनने का ही नहीं। अगर इससे ऊपर है तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है कि वो रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये फिगर अपने को ध्यान रख लेना है 727770। क्या हो गया कुणाल? ब्रश परेशान कर रहा है, कल से उसके बाजू मत बैठना। क्लियर हुआ टैक्स? किसी को कोई डाउट है?
डन। नेक्स्ट है सरचार्ज। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15, और 2 करोड़ के ऊपर है तो 25। ठीक है, अगर आपकी इनकम, सरचार्ज मतलब एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स है, एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स है। वो कब लगेगा? जब आपकी इनकम 50 क्रॉस करेगी तब। 50 लाख से बढ़ी है 1 करोड़ के बीच में है तो 10% लगेगा। टैक्स तो जो गिनना है वो तो गिनना ही है, ये ओवर एंड अबाउट दैट है। 1 से 2 करोड़ है तो 15, और 2 करोड़ के ऊपर है तो 25। लेकिन कुछ ऐसी इनकम है जिसके ऊपर सरचार्ज 15 क्रॉस नहीं कर सकता। वो क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा मैटर नहीं है। तो अभी हमारे लिए सरचार्ज के रेट 3 है, 10, 15 और 25। और सरचार्ज लगता है ना तो आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है। अगर सरचार्ज लगता है तो यू आर एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिलीफ एज वेल। ठीक है, एग्जांपल देता हूं कैसे करना है। सपोज से टोटल इनकम है 51 लाख। टैक्स गिन लो, 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 6 5% मतलब 15,000, 6 से 9 10% मतलब 30,000, 9 से 12 15% मतलब 45,000, 12 से 15 20% मतलब 60,000। तो 15 30 45 90 150, और 15 लाख के ऊपर जितना गया उसके ऊपर 30%। ठीक है, तो गिन लो बाकी का 36 लाख के ऊपर 30%, 10 80 और 1.5 लाख 12 लाख 30,000। ठीक है, तो टैक्स कितना है आपका 12,30,000। अब सीधा इस पे रिबेट आएगा नहीं। अभी तो बताया था 7,27,770 रुपए हो तो ही रिबेट आएगा, तो ही रिबेट आएगा, वरना रिबेट नहीं आएगा। पर अब ये 50 लाख क्रॉस कर गया है तो सरचार्ज आएगा। इनकम 51 लाख से तो इस पे सरचार्ज आएगा कितना 10% सरचार्ज आएगा। सरचार्ज जो लगता है ना वो टैक्स के अमाउंट पे लगता है, इनकम के ऊपर नहीं। सरचार्ज जो कैलकुलेट होता है वो टैक्स के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो 12 लाख का 12,30,000 है ना, सॉरी, तो 1,23,000 का सरचार्ज लगेगा। टोटल कितना हो गया 1353। ठीक है, जितना सर टैक्स होगा ना उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज इज नॉट ऑन इनकम, सरचार्ज इज ऑन टैक्स। तो जितना टैक्स आया उसके ऊपर हमारा सरचार्ज लगा, टोटल हो गया 1353। जब सरचार्ज आएगा ना तब आपको चेक करना है मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं। अभी मैंने आपको जो रिबेट के लिए लॉजिक बताया ना, सेम लॉजिक रहता है। अगर सपोज से 50 लाख की इनकम होती तो सरचार्ज आता नहीं, 50 क्रॉस होता है तो ही आता है। तो हमें गिनना है 50 लाख पे टैक्स कितना। $12 लाख। ठीक है, पूरा वापस नहीं गिनने का, 1 लाख कम किया तो 30,000 कम कर दो। आखिरी के 1 लाख पे 30,000 टैक्स लगा 30% के हिसाब से। 1 लाख इनकम कम हुई तो टैक्स 30% मतलब 30,000 से कम हो गया। सरचार्ज आएगा नहीं, तो टैक्स कितना आता? करेक्ट। तो आपकी इनकम जो है ना वो कितने से बढ़ रही है 1 लाख, और टैक्स कितने से इंक्रीज हो रहा है 1,53,000। टैक्स इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है, तो 1 लाख इनकम एक्स्ट्रा अर्न करके हम 153 पे नहीं करेंगे तो हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। कितना मिलेगा 53। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 53, क्योंकि 1 लाख आपने एक्स्ट्रा कमाया उसके बदले 1,53,000 का टैक्स नहीं आ सकता, तो गलत हो जाएगा। तो 53,000 का आपको डिस्काउंट, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया तो एक तो भर ही सकते हो, तो 53,000 विल बी योर मार्जिनल रिलीफ। तो हमारा यहाँ पे 13,53,000 का जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से अपने को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 53,000। तो टैक्स आया 13 लाख, इसके ऊपर 4% HEC
13,52,000, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। ये सिर्फ आपको तब चेक करना है जब सरचार्ज आएगा, तो सरचार्ज आएगा तो उसकी वजह से मार्जिनल रिलीफ आ सकता है। क्लियर? तो बेसिक लॉजिक रिमेन सेम, जैसे वो 7 लाख के ऊपर गया तो भी सेम लॉजिक था, टैक्स जो है वो इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे भी सेम है, टैक्स में 153 का इंक्रीमेंट हो रहा है और इनकम तो 1 लाख से ही बढ़ रही है, तो वो नहीं चलेगा। अभी ये 2 लाख होता तो चलता, तो कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता। किसी को डाउट है मार्जिनल रिलीफ के कैलकुलेशन में? डन? हाँ जी। तो रिलीफ नहीं मिलता, जब तक टैक्स का कंपोनेंट इनकम से ऊपर है तब तक ही रिलीफ है। क्या? नहीं, इस केस में 153 में कैसे मिलेगा? अगर आप इनकम बदलोगे तो टैक्स भी तो बदल जाएगा। आप इनकम बदलने का तो टैक्स तो बदलेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज से टोटल इनकम है 2 करोड़ 1 लाख, तो टैक्स गिन लो। बराबर है?
ठीक है, ये आपका टैक्स आ गया 57,30,000। सरचार्ज भी आएगा, कितना आएगा? 50 लाख से 1 करोड़ हो तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो तो 15%, 2 करोड़ के ऊपर जाए तो 25% सरचार्ज है। तो 25% सरचार्ज आपको लगेगा। ये बराबर है? ठीक है, तो अब हम इसको जब कंपेयर करेंगे रिलीफ के लिए, तो हम 50 लाख से कंपेयर नहीं करेंगे, हम 2 करोड़ से कंपेयर करेंगे। 50 लाख तक सरचार्ज नहीं लगता, लेकिन हम उससे इमीडिएट पास वाले जो फिगर है वहां से कंपेयर करेंगे। तो हम इसको कंपेयर करेंगे 2 करोड़ से। 2 करोड़ का टैक्स कितना आता? 57 लाख। अगर 2 करोड़ होता तो सरचार्ज आता ना, 15% तो आता। 1 से 2 करोड़ के बीच में 15% तो लगता ही है। तो अगर 2 करोड़ होता तो भी सरचार्ज आता, बट 15% आता। $65, $55। तो इनकम में इंक्रीज कितने से हुआ? टैक्स में इनकम कितने से इंक्रीज हुआ? 607,500। ठीक है, तो टैक्स 6,07,500 से बढ़ रहा है, इनकम 1 लाख से बढ़ रही है, तो रिलीफ मिलेगा। कितना मिलेगा? 507,500। ठीक है, जितना टैक्स ज्यादा है उतना रिलीफ मिलेगा। तो टैक्स अपना 5,07,500 ज्यादा है, तो उतना अपने को रिलीफ मिलेगा। तो ये माइनस करके हो गया अपना 66,55,000 प्लस 4% सरचार्ज 266,400 200। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फिगर ऑफ टैक्स है। तो ऐसा नहीं सिर्फ 50 लाख के केस में ऐसा होगा कि 50 लाख से कंपेयर किया तो सरचार्ज नहीं है, 2 करोड़ से करेंगे तो 2 करोड़ भी तक सरचार्ज तो है, बस रेट बदल रहा है। यहाँ पे 15, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे सरचार्ज लग रहा है, ऐसा नहीं है, लग तो दोनों ही केसेस में रहा है, लेकिन रेट इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। आगे वाला एग्जाम्पल था, वहां पे सरचार्ज एक जगह अप्लाई नहीं हो रहा था, अप्लाई हुआ तो भी रिलीफ मिल रहा है। यहाँ पे अप्लाई तो पहले से ही हो रहा है, बट रेट बढ़ रहा है तो भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा।
क्लियर है मार्जिनल रिलीफ? किसी को डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है जहां पे ना आप ऑप्ट आउट कर लेते हो, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजाइन। अभी जो था वो डिफॉल्ट था, मतलब बाय डिफॉल्ट वो अप्लीकेबल है। ऑप्शनल क्या है, जब आप है ना रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आप ऑप्ट आउट कर सकते हो कि मुझे डिफॉल्ट फॉलो नहीं करना है, तो ये ऑप्शनल टैक्स रिजाइन। इफ ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो अभी जो हमने सीखा 3 लाख वाला, वो हमेशा वही करना है अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में क्लैरिफाइड हो कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में बोला है आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो आप ऑप्ट आउट करके आप ये वाला टैक्स रेट यूज करोगे, ठीक है। टैक्स रेट क्या है, अगर आप ऑप्ट आउट करते हो ना तो ये वाला टैक्स रेट अप्लाई होगा। अगर बंदा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब 60 और अबाव वाला, तो क्या है, पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 5%, 5 से 10 पे 20 और 10 के ऊपर गया तो 30। अगर बंदा सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 और अबाव वाला, पर ये कंडीशन क्या है, रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर गया तो 30। अगर बंदा ना तो सीनियर सिटीजन है ना ही सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब बिलो 60 है, तो ये 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 से 5 5, 5 से 10 पे 20% और 10 के ऊपर गया तो 30। ये किसके किसके लिए? अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल मतलब कौन, जो 60 के नीचे, HUF, AOP, BUI और एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन, ठीक है, ये उसके लिए। तो बाय डिफॉल्ट 3 लाख वाला जो है ना वो सबके लिए सेम है, लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट करते हो और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 to 5 5%, 5 to 10 20 और उसके ऊपर 30। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो 80 और अबाउ, 5 लाख तक कुछ नहीं, 5 से 10 20, उसके ऊपर 30। अगर आप अदर देन दैट, मतलब अगर आप नॉन रेसिडेंट हो या फिर आपकी एज बिलो 60 है, क्योंकि वो जो 60 और 80 वाला है वो सिर्फ रेसिडेंट के लिए है, तो नॉन रेसिडेंट को ये अप्लाई होगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5, 5 से 10 पे 20 और 10 के ऊपर जाएगा तो 30। फिर इसमें भी रिबेट मिलेगा। रिबेट 5 लाख तक की इनकम होगी तो 12,500 या टैक्स विच एवर इज लोअर, वो रिबेट मिलेगा। वहां पे क्या था, 7 लाख तक 25,000, यहाँ पे 5 लाख तक 12,500। सरचार्ज क्या है, 50 लाख से 1 करोड़ हो तो 10%, सेम ही है। 1 करोड़ से 2 करोड़ हो तो 15, 2 से 5 हो तो 25 और 5 के ऊपर गया तो 37%। ये वाला लाइन में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कुछ केसेस में सरचार्ज रिमेन्स एट 50, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, वहां पे 10 15 25, यहाँ पे 10 15 25 और 37% सरचार्ज का भी स्लैब है। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा सेम वही, 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर जाएगा तब। सपोज से इंडिविजुअल है, इनकम है 4,80,000, यहां पे मैं एज दे रहा हूं क्योंकि यहां पे एज रिलेवेंट है, वहां पे एज वाज इररिलेवेंट। तो यहां पे इंडिविजुअल है, 48 इयर्स की एज है, 4,80,000 की इनकम है, तो टैक्स कितना, पहले 2.5 लाख पे नो टैक्स, फिर 2.5 से 5 होता है, अपना 4,80 है तो 2,30 बचेगा, उस पे 5%, ठीक है। रिबेट 87A में 12,500 या फिर टैक्स विच एवर इज लोअर, तो
तो पूरा 11,500। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है? इनकम 5 लाख तक होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है, सेम ही है, इनकम ले लो, सपोज 640 है, तो टैक्स गिनो, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 से 5% मतलब 12,500, 5 से ऊपर गया 140, उसके ऊपर 20% मतलब 2800, 12, 40, 500। ठीक है, 2.5 से 5 पे 5%, 12,500, फिर 5 से 6, 40 मतलब 140 पे 20, 28, 40,500। अब रिबेट के लिए क्या करेंगे? अब रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में 5 लाख क्रॉस किया मतलब रिबेट नहीं मिलेगा। वहां पे ऐसा है कि 7 लाख तक मिलता है, 7 क्रॉस किया फिर भी मिलता है, यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे वैसा, वहां पे नॉर्मली 7 पे मिलता है, 7 से ऊपर गया तो हम अलग तरीके से गिनते हैं, यहां पे ऐसा कोई झंझट नहीं है। 5 लाख तक है तो मिलेगा, 5 के ऊपर गया तो रिबेट नहीं मिलेगा, खत्म। प्लस 4% तो दोनों में ही आएगा। ठीक है, तो ये है अपना ऑप्शनल। ऑप्ट आउट करेंगे तो अगर आप डिफॉल्ट से बाहर निकल जाते हो तो ये अप्लाई होगा, पर यहां पे 5 लाख तक है तो रिबेट मिलेगा, 5 लाख क्रॉस होते ही रिबेट नहीं मिलेगा। वो लिखा होगा, यस। नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट से गिनेंगे, नहीं लिखा है तो अपने जो आगे 3 लाख वाला यूज किया उससे गिनेंगे। स्पेसिफिकली बोला है ऑप्ट आउट है तो हम ये वाला यूज करेंगे। किसी को कोई डाउट है टैक्स कैलकुलेशन में या रिबेट में? ठीक है, ये अपना ऑप्शनल टैक्स डिजाइन है। जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो तो ही ये फॉलो करना, वरना अपना वो 3 लाख वाला यूज करेंगे। सबके लिए सेम, एज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए इट इज सेम। सरचार्ज इसमें भी आएगा, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10, 1 करोड़ से 2 पे 15, वहां पे 2 से ऊपर गया तो 25 है, यहाँ पे 2 से 5 है तो 25, 5 करोड़ क्रॉस होगा तो 37% सरचार्ज आएगा। और सरचार्ज आएगा तो रिलीफ भी गिनेंगे। गिनने का तरीका सेम है, जैसे अभी आपने गिना, रिलीफ सेम ही मैनर में कैलकुलेट होगी जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया।
1 करोड़ क्रॉस होगा, 50 लाख या 2 करोड़ क्रॉस होगा, तब हम रिलीफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कुछ केसेस में सरचार्ज का रेट 15 से ऊपर नहीं जा सकता है, वो सब अपन लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे जब हम आगे के हेड्स ऑफ इनकम में मूव करेंगे। तो अभी अपने लिए इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इन सब के लिए 2 टैक्स रेट्स हैं, एक डिफॉल्ट, एक ऑप्शनल। डिफॉल्ट में 3 अप टू 3 कोई टैक्स नहीं, 3 to 6 5%, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12 to 15 20, above 15 30। सरचार्ज 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%, 1 से 2 पे 15 और 2 के ऊपर गया तो 25। रिबेट 7 लाख तक इनकम हो तो 25,000 या टैक्स विच एवर इज लोअर। 7 से ऊपर गया तो 7,27,770 रुपए तक आपको रिबेट मिल पाएगा। गिनने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो टैक्स रेट चेंज हो जाएंगे। अगर आप रेसिडेंट हो और सीनियर सिटीजन हो, दैट इज 60 और अबाउ, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 5%, 5 से 10 पे 20%। अगर आप 80 और अबाउ हो तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 to 10 20, अबाउ 10 30। अगर आप बिलो 60 हो या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो या फिर आप एचयूएफ, एओपी, बीओआई कुछ हो तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 के ऊपर 30। रिबेट मिलेगा। 5 लाख तक की इनकम होगी तो 12,500 रुपए तक का रिबेट मिलेगा, मतलब 12,500 या टैक्स विच एवर इज लोअर। और सरचार्ज है 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15, 2 से 5 पे 25 और 5 करोड़ क्रॉस करेगा तो 37% सरचार्ज। 4% सेसिस सेम, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। नेक्स्ट है ना, इसके बाद है ना कंपनी, फर्म और उन सब का टैक्स रेट आता है, वो इसमें नहीं दिया है, वो मैं आपको कल दे दूंगा अलग से। फर्म कंपनी का टैक्स रेट आता है। फर्म और एलएलपी के लिए टैक्स रेट इज फ्लैट 30%, मतलब कोई स्लैब वाइज कुछ नहीं, जितनी भी इनकम है सीधा 30%। फर्म और एलएलपी के लिए सीधा 30% टैक्स लगता है। कंपनी के लिए अगर डोमेस्टिक कंपनी हो और अगर प्रीवियस ईयर 2021-22 का टर्नओवर अगर आपका 400 करोड़ तक हो तो 25% टैक्स लगता है, वरना 30। फॉरेन कंपनी को 40% टैक्स लगता है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी को 30% टैक्स लगता है। लोकल अथॉरिटी 30%, फॉर्म एंड एलएलपी 30%। डोमेस्टिक कंपनी हो तो 2 रेट्स है, 25 एंड 30। अगर 400 CR तक का टर्नओवर हो, पर कौन से ईयर का देखेंगे, 2021-22 का, 2021-22 का। 2021-22 का टर्नओवर अगर 400 CR हो तो 25%, वरना 30। फॉरेन कंपनी हो तो 40। ये टैक्स रेट्स आएंगे। ठीक है, जैसे सपोज से फर्म है, से टोटल इनकम है 1 करोड़ 20 लाख, तो इसका टैक्स कितना, सीधा 30%, कोई स्लैब नहीं कुछ नहीं, सीधा 30%, 36 लाख। कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, एलएलपी, उन सबके लिए टैक्स जो है ना वो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, स्लैब नहीं है। फिर इसके ऊपर सरचार्ज भी आता है। फर्म को है ना 1 करोड़ क्रॉस करता है तो 12% सरचार्ज लगता है। बस फर्म के लिए सरचार्ज का सिर्फ एक ही रेट है, वो है 12%। 1 CR क्रॉस होगा तो लगेगा। कितना है, 4,32,000। फिर हम कंपेयर करेंगे 1 करोड़ से। 1 करोड़ का टैक्स सीधा 30%, 30 लाख। सरचार्ज कुछ नहीं, 30 लाख। इनकम इंक्रीज हो रही है, $20 लाख। टैक्स इंक्रीज हो रहा है 10 लाख 32। ठीक है, इनकम आपकी 20 लाख से बढ़ी, टैक्स 10,32,000 से बढ़ा। मार्जिनल रिलीफ कितना, 0। भूल जाते हो, जब तक टैक्स बढ़ेगा ज्यादा इनकम से तब तक मार्जिनल रिलीफ आएगा। वो सबके लिए सेम नियम है।
इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, किसी सबके लिए मार्जिन रिलीफ का नियम सेम है। टैक्स जो है वो इनकम से ज्यादा बढ़ना चाहिए। आप 20 लाख कमा के 10 लाख का टैक्स तो भर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। दैट कम्स टू 40,32,000 प्लस HEC 4%, 1,60,000 41,93,280। ठीक है, ये फर्म का तरीका है। फर्म कंपनी उन सबके लिए फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है और सरचार्ज का रेट भी इस तरीके से। तो रिलीफ गिनने का तरीका जो है ना वो सबके लिए सेम है। रिलीफ गिनने का तरीका सबके लिए सेम है। जब तक आपका टैक्स इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है तब तक आपको रिलीफ मिलेगा, उससे ज्यादा होगा तो रिलीफ नहीं मिलेगा। ये लो जो बीच बीच में प्रोविजंस है ना वो इसमें है। ये टैक्स रेट्स भी कंपनी के आपको इसके अंदर दिए हुए हैं। एक अपना वो कल मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताया था 6 सबसेक्शन 3 6 सबसेक्शन 4 वो, और एक अभी जो आपको मैंने टैक्स रेट्स बताए। फर्म एलएलपी के लिए 30%, 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो 12% सरचार्ज। डोमेस्टिक कंपनी होगी और अगर प्रीवियस ईयर 2021-22 का टर्नओवर अगर 400 CR तक है तो टैक्स रेट विल बी 25 और अदरवाइज 30। कंपनी के लिए सरचार्ज का रेट है 1 CR के ऊपर जाएगा तो 7% और 10 CR के ऊपर जाएगा तो 12%। फॉरेन कंपनी के लिए 40%, सरचार्ज 1 CR के ऊपर जाएगा तो 2%, 10 CR के ऊपर जाएगा तो 5%। लोकल अथॉरिटी के लिए 30% टैक्स, 1 CR के ऊपर जाएगा तो 12%। ठीक है, तो ये मार्जिनल रिलीफ गिनने का तरीका है। आपको मेन सिर्फ इंडिविजुअल HUF ही काम आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ टोटल इनकम का असेसमेंट सिर्फ इंडिविजुअल HUF का ही है। तो कंपनी फर्म डाल दिया है बट पूछेंगे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो।
ठीक है, इतना रखते हैं, फिर कल आगे करेंगे। ये सब रिवाइज करके आना।